Welcome back to Hell Garden and this is another awesome episode of BDH नोवेल। फाइनली वो 4 पवेलियन कंपटीशन खत्म हो गया। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग चिंगर यूज करती है अपनी ट्राइब की एक सीक्रेट टेक्निक, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी उसे जियान की बॉडी में से कुछ नहीं मिलता। गुस्से में आके जब वो जियान को एक्यूज करने की कोशिश करती है तो बीच में इंटरफेयर करते हैं फेंग जुंजे। अब फेंग जुंजे के सामने बोलने किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो जैसे तैसे करके ये मामला रफा दफा किया जाता है। विंड लाइटिंग पवेलियन से फेंग जुंजे और जियान की टोली तो निकल गई थी, लेकिन वो ले जुंजे निकलता है नालायक। भले ही फेंग चिंगर को कोई एसेंस ब्लड ना मिला हो, लेकिन वो फेंग चिंगर से कहता है कि तुम्हें इस मामले के बारे में अपने क्लैन को बताना चाहिए। दूसरी तरफ हमें मालूम पड़ता है कि जियान ने उन ब्लड की ड्रॉपलेट्स को अपनी हेवली फ्लेम में छुपा के रखा है, लेकिन ऐसा करने की वजह से एक बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाती है। उस ग्रीन रेड ब्लड की 4 बूंदों में से हेवली फ्लेम की वजह से एक बूंद जियान की बॉडी में फैल जाती है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी कि जियान की बॉडी बस ब्लास्ट होने वाली थी। वो जैसे तैसे करके इसकी 1/3 पावर को ऑब्जर्व करता है। जब फेंग जुंजी फोर्सफुली जियान को बचाने वाले थे, तभी जियान ओपन करता है अपने बोन विंग्स को। फाइनली जियान के वो विंग्स उस वॉलेंट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच जाती है जियान की जान। साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हुई थी, बल्कि बोन विंग्स भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए थे। मामला सेटल हो जाने पे फेंग जुंजी जियान से मास्टर याओ लाओ के बारे में पूछते हैं। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जियान की फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, ये हमें इस एपिसोड से मालूम पड़ेगा। जब फेंग जुंजी ये सवाल जियान से पूछते हैं तो म्यूचिंग लुआन का ध्यान भी इस तरफ फोकस्ड हो जाता है। उसे भी जियान के बैकग्राउंड के बारे में काफी क्यूरियोसिटी थी। हालांकि फेंग जुंजे के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन वो किसी भी ऐसे फ्रेंड को नहीं जानती थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। जियान अपनी फिस्ट को टाइटली क्लेंच करता है। हम उसकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। एक मोमेंट के बाद वो अपने विचार को सप्रेस करता है और फेंग जुंजे की तरफ देख के एक डीप आवाज में कहता है, ओल्ड फंग, आपको टीचर के वो पुराने मैटर के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, है ना। फेंग जुंजे जियान को देखते हुए एक सोलम आवाज में कहते हैं, वो मैटर मेरी एब्सेंस में हुआ था। जब तक मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उस हान फेंग ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि वो ओल्ड फेलो पिल रिफाइनिंग के दौरान बैकलैश की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया है। ऑफ कोर्स मैं इन शब्दों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला। इस वजह से मैंने हान फेंग को कई बार इंटेरोगेट किया, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा चालाक निकला। मेरी इंटेरोगेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं ओल्ड फेलो को ढूंढने की लगातार कोशिश करता रहता हूँ, कुछ समय बाद हान फेंग भी सेंट्रल पेन से गायब हो गया था। वही समय था जब मैंने ये सेंस किया था कि ओल्ड फेलो की डिसअपीयरेंस उससे रिलेटेड है। लेकिन सेंट्रल पेन्स में इतने सारे सालों तक सर्च करने के बाद भी मुझे हान फेंग की कोई डिटेल मालूम नहीं पड़ी। जियान एक डीप ब्रेथ लेने के बाद बोलता है, आपका कहना सही है, हान फेंग ने ही टीचर को हार्म किया था। जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर निकले थे, फेंग जुंजे का एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क और चिली हो जाते हैं। उनकी बॉडी से एक डेंस किलिंग इंटेंट बाहर आता है, जिससे तुरंत ही आसपास का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। फेंग जुंजे एक फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, ये वेस्टर्ड याओ चैन को एक बच्चे के रूप में मिला था। याओ चैन ने इसे अपने बेटे की तरह माना, अपनी पूरी नॉलेज को उसे पास ऑन किया, लेकिन इसने अपने टीचर को ही बिट्रे किया। क्या इसके कॉन्शियस को कुत्ते खा गए? मुझे तभी इस बेस्टर्ड को एक स्लैप के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जब म्यूचिंग लुआन देखती है कि फेंग जुंजे कितने फ्यूरियस हो गए, तो वो भी चुपचाप से अपनी गर्दन झुका लेती है। फेंग जुंजे नॉर्मली काफी केयरफुली और इजी रहते थे। म्यूचिंग लुआन ने उन्हें इतने गुस्से में बहुत कम बार देखा। वो इस नाम को दोहराते हुए कहती है, याओ चैन, क्या ये टीचर के वही लाइफ और डेथ वाले फ्रेंड है जो कि फॉलन स्टार पवेलियन के पवेलियन चीफ है? याओ चैन यानी कि याओ जुंजे। उसके दिमाग में नॉलेज इकट्ठी होने लगती है। उसकी स्टंट आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। जियान कहता है, पवेलियन चीफ? वो नहीं जानता था कि मास्टर याओ लाओ पवेलियन चीफ भी रह चुके हैं। फेंग जुंजे अपने हाथ को वेव करते हुए एक्सप्लेन करते हैं, फॉलिंग स्टार पवेलियन को मैंने और याओ चैन ने साथ में क्रिएट किया था। हालांकि उसे इन मसलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से पूरा कारोबार मुझे ही संभालना पड़ता था। इतने सालों के बाद भी वो फेलो आज भी फॉलिंग स्टार पवेलियन का पवेलियन चीफ है, क्योंकि मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। जियान नॉड करता है। बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात थी कि उसके टीचर खुद फॉलिंग स्टार पवेलियन के पवेलियन चीफ होंगे। अगर ऐसी बात है तो क्या वो खुद फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेंबर नहीं हुआ? फेंग जुंजे एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, चलो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। जैसे हम वापस लौटते हैं, मैं एक वांटेड ऑर्डर को इश्यू करूंगा। आई थिंक वो बेस्टर्ड हान फेंग अभी तक जिंदा होगा। अगर वो मेरे हाथ लगता है तो मैं उसकी वो हालत करूंगा कि वो मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। लगता है हान फेंग ने उन्हें पूरी तरीके से इन्फ्यूरिएट कर दिया था। जियान अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अगर वांटेड ऑर्डर की बात है तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम उसे अपनी उंगलियों को फ्लिक करते हुए देखते हैं। तुरंत एक जेड बोतल सामने अपीयर हुई थी। जैसे ही उसका हाथ इसके माउथ पे रब करता है, एक इल्यूजनरी बॉडी बाहर आई थी। जैसे ये सोल बॉडी उस बोतल से बाहर आती है, वो जियान की तरफ रोर करके बोलती है, जियान आगे तुम मुझे कैसे जाने दोगे? लेकिन वो अपनी पूरी बात को कह भी नहीं पाया था, इससे पहले उसकी आवाज पॉज हो जाती है। एक बहुत ही भयानक सा एक्सप्रेशन जिसे छुपाना बहुत डिफिकल्ट है, वो उसके चेहरे पे अपीयर होता है। फेंग जुंजे की डेंस आंखें देख रही होती है सामने हान फेंग की सोल बॉडी को। वो कहते हैं, हान फेंग। उनका किलिंग इंटेंट भी अब 7वें आसमान पे पहुंच गया था। हान फेंग की डल आंखें देखती हैं फेंग जुंजे को। एक इंस्टेंट के बाद उसके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन आया था और वो भागना शुरू कर देता है। फेंग जुंजे की आंखें आइस कोल्ड
थी। वो अपनी फिंगर्स को क्लॉ में कर्ल करके हान फेंग की सोल बॉडी को सक करते हैं। एक फ्राइटनिंग सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी, जिसके बाद हान फेंग की स्पेशल बॉडी की गर्दन आती है फेंग जुनजे के हाथों में। वो केयरफुली चेहरा अब एकदम फ्राइटनिंग हो गया था। वो कहते हैं, बेस्टर्ड, तेरी हिम्मत हुई कि तू अपने टीचर पे हमला करे। अगर याओ चैन नहीं होते तो तुझे जंगली जानवर ही खा जाते। तुझे तो मैं किसी सुअर या फिर कुत्ते से भी कंपेयर नहीं कर सकता। हान फेंग की डरी हुई आंखें देखती हैं फेंग जुनजे की तरफ, जिनकी बॉडी से एक डेंस किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा होता है। वो शुरुआत से ही फेंग जुनजे से काफी डरता था। इस वजह से वो चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो, इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे भी हॉल ऑफ सोल ने फोर्स किया था। हॉल ऑफ सोल के नाम को सुन के फेंग जुनजे के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। जियान एक लो और डीप वॉइस में बोलता है, ओल्ड फंग, लगता है हॉल ऑफ सोल टीचर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के पीछे है। इस समय टीचर उनके हाथों में है। फेंग जुनजे अपनी दांती मीस के चिल्लाते हैं, तो ये सच में उन ओल्ड बेस्टर्ड से रिलेटेड है। उनके इतने सालों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें हॉल ऑफ सोल के बारे में भी कई चीजें मालूम पड़ी थी। बस फेंग जुनजे ने ये नहीं सोचा था कि याओ चैन के ऊपर हमला करने वाले हॉल ऑफ सोल ही होंगे। फेंग जुनजे किलिंग इंटेंट के साथ हान फेंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब इस बेस्टर्ड को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे से जानते थे कि अगर इवन हॉल ऑफ सोल याओ चैन के ऊपर हमला करता है तब भी उन्हें कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता। आफ्टर ऑल याओ चैन के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उनकी ओल्डर जनरेशन के कई एक्सपर्ट्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। याओ चैन के एक एल्केमिस्ट होने की वजह से उनके एक ही इशारे पे न जाने कितने लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस वजह से हॉल ऑफ सोल को भी एक्शन लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता। लेकिन याओ चैन अचानक से गायब हो गए थे। क्लियरली एक ट्रेटर ने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनके पास हेल्प को इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं था। और ऑफ कोर्स इस बेस्टर्ड हान फेंग के अलावा वो ट्रेटर कौन हो सकता है। इस सिचुएशन को देखते हुए जियान फटाक से कहता है, ओल्ड फंग, हमें वेट करना होगा। मास्टर यालाओ जहाँ पे इम्प्रिजन हुए हैं, ये हान फेंग ही हमें वहाँ पे गाइड कर सकता है। अभी इसे मारने का सही टाइम नहीं आया है। ये सुन के फेंग जुनजे नोट करते हैं। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहते हैं, मोस्ट लाइकली हॉल ऑफ सोल को याओ चैन की सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होगी, बल्कि उनका रियल टारगेट होगी याओ चैन की वो एल्केमी स्किल्स। काफी टाइम पहले मुझे मालूम पड़ गया था कि हॉल ऑफ सोल एक ग्रैंड प्लान की प्रिपरेशन कर रहा है। इस प्लान में बहुत सारे एल्केमिस्ट की जरूरत होगी। जब एंशिएंट मेंशन में बड़ी वाली फाइट हुई थी, तब याओ चैन और मैंने साथ में हॉल ऑफ सोल के कई एक्सपर्ट्स के साथ फाइट करी थी। लगता है तभी से उनकी आंखें याओ चैन के ऊपर थी। जियान ये सुन के स्टंड रह गया था। वो कहता है, एंशिएंट मेंशन। ये सुन के फेंग जुनजे एक साई के साथ बोलते हैं, ये तो बहुत ही पुरानी स्टोरी है। वो मेंशन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। काफी पुराने समय की बात है, जब वहाँ पे दोजों क्लास के ऊपर वाले दुकी कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उस मेंशन के अंदर थे बहुत ही शॉकिंग ट्रेजर्स। जिस चीफ मेथड को तुम भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो वहीं पे याओ चैन को मिला था। ये सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो एक कोल्ड ब्रेथ को इनहेल करता है। अनएक्सपेक्टेडली ये फ्लेम मंत्र जो कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये उस एंशिएंट मेंशन से ऑब्टेन किया गया है। फेंग जुनजे हान फेंग की तरफ देख के बोलते हैं, अभी उस ओल्ड फेलो को कहाँ पे इम्प्रिजन किया गया है। हान फेंग एक हेजिटेशन के बाद बोलता है, सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न रीजन की अंडरवर्ल्ड सिटी में। वहाँ पे हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच हॉल है। याओ चैन वहाँ पे इम्प्रिजन किया गया है। फेंग जुनजे की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहते हैं, अंडरवर्ल्ड सिटी? हाँ। अनएक्सपेक्टेड बात है कि वहाँ पे हॉल ऑफ सोल की ब्रांच हॉल है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछते हैं, तो वहाँ पे कितने ऑनरेबल एल्डर्स मौजूद हैं? ये सुन के हान फेंग की आंखें फ्लिकर करती हैं। वो कहता है, एक। ये सुन के फेंग जुनजे की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो कहते हैं, क्या तुझे ऐसा लगता है कि ये वेनरेबल हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ नहीं जानता? वो कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल की ब्रांच में हमेशा एक चीफ और डेप्यूटी चीफ हमेशा होगा, चाहे उस ब्रांच हॉल का लेवल कितना भी छोटा हो, और ये दोनों ही ऑनरेबल एल्डर्स होंगे। और क्योंकि ये बात हो रही है जहाँ पे याओ चैन को इम्प्रिजन किया गया है, सिर्फ एक ऑनरेबल एल्डर? लगता है तेरा दिमाग अभी भी ठिकाने पे नहीं आया है। फेंग जुनजे के इन शब्दों को सुन के हान फेंग की बॉडी ट्रेम्बल होती है। साइड में खड़े जियान का एक्सप्रेशन भी डार्क और सोलम हो जाता है। डैम इट, इस बेस्टर्ड ने जियान को लगभग ट्रिक कर ही दिया था। दो ऑनरेबल एल्डर्स, ये मामला कोई छोटा नहीं है। दो दोजन क्लास की लाइनअप इतनी खतरनाक होती है कि सेंट्रल प्लेन्स के कई टॉप फैक्शंस को भी खून के आंसू रुला सकते हैं। अगर उससे फेंग जुनजे पहले नहीं मिलते और वो ऐसे ही कहीं उस अंडरवर्ल्ड सिटी में पहुंच जाता, तो वहाँ पे जियान खुद को उनके सामने प्रेजेंट करने वाला था। फेंग जुनजे की डेंस आंखें देखती हैं हान फेंग की तरफ, जो कभी कांप रहा होता है। वो इसे जियान की तरफ टॉस करते हुए कहते हैं, इसे स्टोर कर लो, हमारे लिए फ्यूचर में काफी हेल्पफुल होगा। हान फेंग की सोल को पकड़ के जियान के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो हान फेंग की सोल बॉडी को जेड बोतल में डाल देता है। एक इशारे पे एक इनविजिबल फ्लेम उसके अंदर एंटर करती है। हमारे कानों में जाती है किसी के चीखने की आवाजें। ऑफ कोर्स जियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। चुटकी हो जाते ही फॉलन हार्ट फ्लेम उस बोतल को कवर कर लेती है, जिसके बाद जियान इसे रख लेता है अपनी स्टोरेज रिंग में। अब जियान वेट करके ये देखेगा कि क्या हान फेंग फॉलन हार्ट फ्लेम की गर्लिंग को सह पाएगा। जियान हान फेंग को आसान मौत नहीं देना चाहता था। जियान फेंग जुनजे की तरफ देख के पूछता है, ओल्ड फंग, हमें अब क्या करना चाहिए? वो कहते हैं, हमें इस मैटर को लेके बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें इसकी इन्फॉर्मेशन को भी लीक होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर हॉल ऑफ सोल याओ चैन को और कहीं ट्रांसफर करता है तो फिर उस ओल्ड फेलो की दोबारा से लोकेशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तुम कुछ समय के लिए चुपचाप से वेट करो, मैं अपने किसी जानकार को अंडरवर्ल्ड सिटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा। जियान के चेहरे पे एक चिंता वाला एक्सप्रेशन आया था। वो कहता
कहता है अगर हम ज्यादा देर तक वेट करते हैं तो जियान को देख के फेंग जुनजे काम आवाज में कहते हैं तुम थोड़ा रिलैक्स करो, इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में से बहुत सारे लोग नहीं है जो याओ चेन जैसी एल्केमी स्किल्स को पोजेस करते हो। हॉल ऑफ सोल उस फैलो को इतनी आसानी से हर्ट नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद भी जियान के दिमाग में हेजिटेशन फ्लैश हो रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो नॉड ही कर सकता था। ये हॉल ऑफ सोल कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर ये अलर्ट हो जाते हैं तो जियान उस कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकता। फेंग जुनजे की आंखें देखती हैं जियान की तरफ। वो कहते हैं अब मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना होगा, जिसके बाद मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जियान थोड़ा सा सोचने के बाद बोलता है मैं सेंट्रल प्लेन्स रीजन के मिडिल रीजन में जाना चाहता हूँ। अभी पिल टावर की पिल गैदरिंग में एक और साल रह गई है, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फेंग जुनजे सुन के स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं पिल गैदरिंग, हाँ। फाइनली उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं ये भी अच्छी बात है, हमारे टाइम में याओ चेन ने भी उस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे वो फेलो टॉप पोजीशन पे आया था। वो उस समय बहुत ग्लोरियस लग रहा था, क्योंकि तुम उसके डिसाइपल हो तो उसकी रेपुटेशन का ध्यान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। और तो जहाँ तक मुझे पता है जो भी स्पेल गैदरिंग में टॉप 10 में आने वाले उन्हें उस 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने का मौका मिलेगा। पर ये तुम्हारे लिए एक फेटल अट्रैक्शन है। जब फेंग जुनजे देखती है कि जियान डिसीजन पे पहुंच गए तो वो भी आगे कुछ और नहीं कहते। वो अपनी स्टोरी रिंग में से एक पुराना सा जेड पीस निकालते हैं, जिसे जियान को देके वो कहते हैं इस स्टार जेड को अपने पास रखना, फ्यूचर में मैं इस पे रिलाई करके तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। और तो अगर तुम्हें कोई ऐसी परेशानी होती है जिसे तुम खुद से रिजोल्व न कर पाओ तो तुम इसे शैटर कर देना, मैं इसके बारे में तुरंत ही जान जाऊंगा। ये सुन के जियान अपने हेड को टिल्ट करता है। वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ इस जेड पीस को अपनी स्टोरी रिंग में रखता है, जिसके बाद वो फेंग जुनजे की तरफ देख के दोनों हाथ कप करके बोलता है ओल्ड फंग आपका बहुत धन्यवाद। ये देख के फेंग जुनजे के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो जियान के कंधे को पैट करके बोलते हैं क्योंकि याओ चेन ने तुम्हें ची मेथड दिया है, इसका मतलब वो तुम्हारी वैल्यू करता है। हनफेंग के टाइम पे वो इस ची मेथड के पीछे काफी पड़ा था, लेकिन याओ चेन ने उसे ये नहीं दिया। ये सुन के जियान नोट करता है। वो समझता था कि मास्टर ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, इस वजह से जो फादर की पोजीशन उसके दिल में थी वही पोजीशन मास्टर यालाओ की थी। पिछले कई सालों में जियान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी जिससे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो मास्टर यालाओ को रेस्क्यू कर सके। जियान की जर्नी बहुत ही लोनली और हार्श थी, लेकिन फिर भी अपनी दांतें मींचते हुए इंड्योर करता रहा। जिस लड़के को कभी ट्रैश बोला जाता था आज वो स्टेज पे पहुंच पाया तो डेफिनेटली उसे इतनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा होगा जिसे कोई नॉर्मल इंसान सह नहीं सकता। हो सकता है टैनिंग और फेंगचिंगर जैसे लोगों का टैलेंट बहुत आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक बड़े फैक्शन का सपोर्ट रहा है। वहीं पे जियान ने हमेशा मास्टर यालाओ और अपने हार्ड वर्क पे रिलाई किया था। फेंग जुनजे कहते हैं एक बार मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस पहुंचता हूँ तो मैं अंडरवर्ल्ड सिटी के फैक्शंस के बारे में जानकारी इकट्ठी करूंगा और इस प्रोसेस के दौरान मैं उन लोगों से कांटेक्ट करूंगा जो उस समय याओ चेन के दोस्त रहे थे। अगर मैं उन्हें इकट्ठा कर पाता हूँ तो याओ चेन को रेस्क्यू करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑल्दो फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हॉल ऑफ सोल जैसे खतरनाक फैक्शन से कंपेयर नहीं करे जा सकते। और तो और इस हॉल ऑफ सोल के पीछे कई मिस्ट्रीज हैं, कोई उसकी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं जानता था। अगर ये लोग पहले से प्रिपेयर होके नहीं जाते हैं तो फिर याओ चेन के रेस्क्यू की तो बातें छोड़ो, फॉलिंग स्टार पवेलियन के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल आ जाएगा। ये सुन के जियान नोट करता है। वो क्लियरली जानता था कि हॉल ऑफ सोल कितना फ्राइटनिंग है। नेचुरली उसे पता था कि ऐसे मेंटर्स को लेके वो बिल्कुल रेकलेस वेव नहीं कर सकता। अगर इनकी तरफ से एक गलत डिसीजन लिया गया तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। फेंग जुनजे कहते हैं ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें यहाँ से जल्दी रवाना होना होगा। याद रखना जब भी तुम फ्यूचर में अकेले हो तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जहाँ तक मेरा गैस है वो फंगचिंगर इस ब्लड एसेंस को इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी। तुम्हें इस मैटर को भी अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी अच्छी लोगों से नहीं भरी। अगर तुम्हें कोई ऐसी परेशानी मिलती जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पाते तो तुम उस जेड को जल्दी से शैटर कर देना। ये सुन के जियान अपने हेड को टिल्ट करता है। फाइनली उसने फेंग जुनजे की तरफ दोनों हाथ कफ करे थे, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है लिनियान पे। फाइनली इन दोनों की बॉडीज मूव होती हैं और वो लोग इस ईगल के बैक से जंप मार देते हैं। लिनियान और जियान को नीचे जंप लगाते हुए देख फेंग जुनजे गहरी सांस को छोड़ते हैं। उनकी नजरें जाती हैं सेंट्रल प्लेन्स के वेस्टर्न रीजन की तरफ। वो कहते हैं ओल्ड फेलो, फाइनली तुम्हारी मुझे कुछ न्यूज मिली है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जरूर रेस्क्यू करूंगा। ये कहने के बाद वो अपने हाथों को वेव कर देते हैं। उस ईगल के मुंह से एक ईगल क्राई की आवाज आती है, जिसके बाद वो अपने इनॉर्मस विंग्स को फ्लैप करके जियान के होराइजन से गायब हो गई थी। जियान और लिनियन माउंटेन के टॉप से नीचे आते हैं। फाइनली वो पेड़ों पे लैंड करते हैं। उनकी आंखें जाती हैं आसमान की तरफ जहाँ पे फेंग जुनजे का ग्रुप डिसअपियर हो रहा था। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। उसे फाइनली फेंग जुनजे मिल गए थे। अब उसे फ्यूचर में इतना डरने की जरूरत नहीं होगी। जियान की खुद की स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी है जब वो डीमन पॉइजन स्पॉट को खुद ही रिफाइन कर सकता है। ऑल्दो वो इसे एक ही बार में खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इस डीमन पॉइजन स्पॉट के अंदर की द्विकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, एक ही बार में इसे कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं है। इसकी स्टेप बाय स्टेप रिफाइनिंग और भी बेनिफिशियल होगी। लिनियान भी आसमान से अपनी नजर को जियान के ऊपर ले जाता है। वो कहते हैं जियान तुम आगे क्या करना चाहते हो? ये सुन के जियान चारों तरफ देखने लगा था। उसके चेहरे पर रिवील होता है कि एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन। वो सूखी तरीके से खांसते हुए बोलता
करता है आखिर ये पिल टावर कहाँ पर लोकेटेड है। वो जानता था कि पिल टावर सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल पार्ट में, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जियान को घंटा पता नहीं था। ये सुन के लिनियन को चक्कर ही आ गए थे। सेंट्रल प्लेन्स में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पिल टावर के बारे में नहीं पता। अनएक्सपेक्टेडली जियान ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। लिनियन अपने दोनों हाथों को फैला के एक्सप्लेन करता है पिल टावर के हेडक्वार्टर्स जहाँ पे उसका नाम है पिल सिटी। पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा एल्केमिस्ट उसी जगह पे मिलेंगे और पिल सिटी के आसपास का जो 500 किलोमीटर का एरिया है वो पूरा पिल टावर की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, जिसे हम कहते हैं पिल रीजन। अभी यहाँ से पिल सिटी काफी दूरी पे है। अगर हम वर्म होल को भी यूज करते हैं तब भी हमें 1 महीने से ज्यादा लगेगा। जियान हंसते हुए कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम आगे चलो। सबसे पहले एक सिटी को ढूंढ के उसमें वर्म होल को ढूंढते हैं, जिसके बाद हमारी डेस्टिनेशन होगी पिल सिटी। जब जियान के सामने ऑलरेडी ऐसा बंदा है जो पिल सिटी का रास्ता जानता है तो ये बात तो काफी कन्वीनियंट हो जाती है। इससे जियान का बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है। ऑल्दो पिल गैदरिंग में अभी काफी टाइम बचा हुआ है, लेकिन उसे अभी जिया और लिटिल फेई डॉक्टर को ढूंढना है। लिनियन नोट करता है। वो कहता है तुम पिल टावर के पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना। ही कोइंसिडेंटली ल्यूचिंग का क्लैन भी वहीं पे लोकेटेड है। इस फैमिलियर नेम को सुन के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहता है ल्यूचिंग। हाँ, ल्यूचिंग का कैरेक्टर जियान को काफी अच्छा लगता था। लिनियन हंसते हुए कहता है वो लड़का तुम्हें काफी मिस करता है। वो काफी फ्रीक्वेंटली तुम्हारे बारे में बातें करता है, लेकिन अभी वो क्लैन हेड बन चुका है तो हम उसके स्टेटस को तो जज कर ही सकते हैं। फिर भी उसके क्लैन के कई ओल्ड फेलोज हैं जो उसे लगातार सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जियान हंसते हुए बोलता है अगर ल्यूचिंग का क्लैन बीच में पड़ता है तो चलो हम वहाँ पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सिमिलरली जियान को भी इनर अकेडमी के कई दोस्तों की याद आती थी। लिनियन नोट करता है। उसका बैक ट्रेम्बल होता है जहाँ से दुई की विंग्स का पेयर एक्सटेंड हुआ था। जैसे उसके विंग्स फ्लैप होते हैं वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियान भी हवा में चलते चलते उसका पीछा करता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक मिस्टीरियस सी जगह। आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं। ये जगह किसी पैराडाइज जैसी लग रही थी और इस जगह की नेचुरल एनर्जी बहुत ही डेंस थी। यहाँ पे ट्रेनिंग करने से बहुत फायदे होने वाले हैं। इस जगह में कई पहाड़ थे जिनके ढलान बहुत स्टीप होते हैं। ओकेजनली आसमानों में लाइट फ्लैश होती थी। इन माउंटेन पीक से कुछ वेग और रिलीज होते थे। अगर ये जगह और कहीं की होती तो ये चीज काफी ध्यान अट्रैक्ट करती। हमारा ध्यान जाता है एक तीखी ढलान वाले पहाड़ पे जिसे काफी फॉग और क्लाउड्स ने कवर करके रखा था। ये माउंटेन पीक एक तरीके की तलवार लग रहा होता है जो कि बादलों को खींचते हुए आसमान में गया है। अगर कोई अपना मुंह ऊपर उठा के इसके पीक को देखना चाहता है तो उसके लिए ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसे फॉग और क्लाउड्स ने कवर करके रखा होता है। जहाँ पे फॉग की डेंसिटी कुछ ज्यादा ही होती है हम वहाँ पे एक हरे रंग और गोलाकार की रॉक को देखते हैं। अब इस पत्थर पे एक फिगर बैठा हुआ होता है। इस फिगर के दोनों हाथ ट्रेनिंग सील्स को बना रहे होते हैं। जब ये फिगर एक्सहेल और इनहेल करता था तो नेचुरल एनर्जी अपने आप को थ्रेड्स में ट्रांसफॉर्म करके इसकी नोज में एंटर करती थी। अब इस फिगर ने हरे रंग के क्लोथ पहन रखे होते हैं। ये कुछ ज्यादा चमक धमक वाले नहीं थे, लेकिन इन्हें देख के कोई भी रिलैक्स फील करेगा। उस फिगर के डेलिकेट छोटे से वेस्ट को रेस्ट्रेन करके रखा होता है एक पर्पल कलर के क्लोथ ने। अगर कोई इसके फेस को थोड़ा सा शिफ्ट करे तो इसके चेहरे की ब्यूटी इतनी खतरनाक थी जो फंक्चिंगर से बिल्कुल लूज नहीं करती। इसकी दोनों आंखों में एक इथेरियल सा ऑरा रिवील होता है। ऐसा लगता है जब भी कोई इन आंखों में देखेगा तो उसके दिल की जितनी भी गुस्सा होगी वो शांत हो जाएगी। ये लड़की इस तरीके की लग रही होती है जैसे इसका दुनिया से कोई नाता ही नहीं है। उसकी पूरी बॉडी से एक इस तरीके की फीलिंग रिलीज होती थी जैसे कि इसे बस दूर से देखा जा सकता है। अगर किसी के दिमाग में से टच करने का ख्याल भी आता है तब भी वो अपने आप को काफी तुच्छ समझेगा। अब खैर राइटर ने और भी सारी बकवास करी हुई है, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं। इस लड़की के चारों तरफ सराउंडिंग एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है जिसके बीच में ये मून की तरह दिखाई देती है। इस लेडी की ये क्वाइट ट्रेनिंग काफी टाइम तक चलती रहती है, जिसके बाद फाइनली इसकी इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल आंखें खुलती हैं। जैसे इसने अपनी आंखें खोली थी हम उनमें से एक गोल्डन कलर की फ्लेम को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जैसे ही गोल्डन कलर्ड फ्लेम अपीयर हुई थी इसमें से एक अनयूजुअल सा प्रेशर एमिट होता है। ऐसे अनयूजुअल से प्रेशर के अंदर आसपास की नेचुरल एनर्जी भी काफी स्लगिश मालूम पड़ती है। हम इसे हल्के से विगल करते हुए देखते हैं। हम इस लेडी को एलिगेंटली उठते हुए देखते हैं। उसका टॉल फिगर काफी इंचेंटिंग लग रहा था। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती है ओल्डिंग शो योरसेल्फ। उस इंस्टेंटेनियस स्माइल में एक अलग ही स्तर की ब्यूटी छिपी हुई थी। इससे सराउंडिंग नेचर भी ब्राइट हो जाता है। जैसे इस लेडी के मुंह से शब्द निकले थे उसके पीछे की शैडो विगल होने लगती है। इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक एल्डरली फिगर में। वो तुरंत ही बाव करके हंस के बोलता है यंग मिस आपका परसेप्शन हर दिन और भी फ्राइटनिंग होता जा रहा है। मैं बस यहाँ पे आया ही था लेकिन मुझे तुरंत ही डिस्कवर कर लिया गया। खैर लेडी को इस बूट लेकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की अपनी एक जुल्फ को पीछे करते हुए बोलती है ओल्डिंग आपका यहाँ पे आने का कोई रीजन है? ये फिगर अपने हेड को रेज करता है जहाँ से एक ओल्ड फेस रिवील हुआ था। ऑफ कोर्स ये लिनियंग थे जिन्होंने जियान को प्रोटेक्ट किया था। लिनियंग कहते हैं अगर कोई जरूरी बात नहीं होती तो मैं इसकी ट्रेनिंग को कैसे इंटरप्ट करता। ऑफ कोर्स जिस लेडी की यहाँ पे बात हो रही है वो हमारी जूनर के अलावा कौन हो सकती थी। जूनर कहती है कि क्लैन में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने हाथ को रेज करती है जिससे आसपास का फॉग उसके हाथ में इकट्ठा हो जाता है। इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फेस में जो कि एक लड़की से मैच करता था। जब वो इस फेस को देखती है तो उसके चेहरे पे एक रेयर और ब्यूटीफुल स्माइल रिवील हुई थी। ये सुन के ओल्डिंग भी
भी हंसने लगते हैं। वो टीज करते हुए कहते हैं आई थिंक मिस आपको ये खबर काफी अच्छी लगेगी। ये सुन के जूनर की आंखें जो कि जियान के चेहरे पे टिकी हुई थी वो पॉज होके जाती हैं लिनियन के चेहरे पे। वो एक स्माइल के साथ कहती है अच्छा आगे बताओ। होल्डिंग एक ड्राई कॉफ के साथ बोलते हैं मुझे अभी भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में एक जियान नाम का यंग मैन अपीयर हुआ है। हमारे कानों में जाती है एक पफ की आवाज। जो जूनर के हाथ में वो फॉग इकट्ठा हुआ था वो तुरंत ही स्कैटर हो जाता है। वो टॉल कर्वी फिगर एकदम अचानक से ट्रेम्बल होती है। वो एक गहरी सांस लेने के बाद कहती है क्या तुम सही कह रहे हो। होल्डिंग स्माइल करके रिप्लाई करते हैं यहाँ तक मुझे लगता है ये उन्हीं के होने के ज्यादा चांसेस हैं। वो लेडी तुरंत ही पीछे मुड़ती है। अभी उसके चेहरे पे एक रेयर जॉय दिखाई देता है। हम उसे माउंटेन पीक से नीचे जाते हुए देखते हैं। उसका हर एक कदम एकदम डिटरमाइंड था जिसमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं देखी जा सकती। वो कहती है ऑर्डर पास करो कि मैं गोरी एल्म को छोड़ के जा रही हूँ। सीन चेंज होता है और हम आसमान में दो लाइट रे को जाते हुए देखते हैं। इनकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि हवा के काटे जाने की वजह से लगातार विस्लिंग साउंड्स आते हैं। लिनियन जो कि जियान के आगे जा रहा था वो सडनली पीछे मुड़ के बोलता है हम यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन की बाउंड्री पे आ चुके हैं लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग के लिए खुद पे रिलाई करते हैं तो पिल रीजन तक पहुंचने में हमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन हम काफी लकी हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक सिटी है जिसका नाम है स्काई मेपल सिटी। कोइंसिडेंटली वहाँ पे एक वर्म होल है जो सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल पार्ट में ले जाता है। अगर हम उस रूट को लेते हैं तो हमारा आधा समय बच जाएगा। ये सुन के जियान नोट करता है। वो जितना हो सके उतना जल्दी पिल रीजन पहुंचना चाहता था। अगर वो टाइम को एस्टिमेट करे लिटिल फेई डॉक्टर की टोली से दूर गए हुए उसे आधा साल हो चुका है। उसे उनकी भी याद आने लगी थी। लिनियन रिमाइंड करते हुए कहता है लेकिन तुम्हें अपनी अपीयरेंस को हाइड करना होगा। उस विंड लाइटिंग माउंटेन के इंसिडेंट के बाद तुम्हारी रेपुटेशन फेंगचिंगर से बिल्कुल कम नहीं है और तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वो सो कॉल्ड एंशिएंट फीनिक्स ब्लड एसेंस है। मुझे लगता है वो फेंगचिंगर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। वो तुम्हारे लिए क्वाइटली सर्च करेगी। तुम्हारे लिए अपीयरेंस को चेंज करना ही बेटर होगा। जियान नेचुरली लिनियन के सजेशन को रिजेक्ट नहीं करता। फेंग जुनजे ने भी जियान को इंस्ट्रक्ट किया था कि इस समय हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से उसे दूर ही रहना होगा। वो कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स नहीं है। कहीं जियान का पंगा हो गया तो फिर उनसे डील करना बहुत ट्रबलसम हो जाएगा। खासकर ये कंडीशन तब लागू होती है जब इन्हें हॉल ऑफ सोल से ऑलरेडी डील करना है। जियान अपनी स्टोरी रिंग से उस स्किन जैसे आइटम को बाहर निकालता है। फाइनली वो इसे अपनी फेस पे प्लेस करता है। भले कुछ एक्सपर्ट्स के सामने यूजलेस हो लेकिन ये अपीयरेंस को हाइड करने के लिए काफी अच्छी चीज थी। जब लिनियन देखता है कि जियान ने उसकी बात मान के अपने आप को उसी फिगर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है जब वो लोग मिले थे तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो घूम के सामने देखता है। सामने एक सिटी की आउटलाइन अपीयर हो रही थी। लिनियन अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। हम सिटी में अराइव होने वाले हैं। ये कहने के बाद लिनियन अचानक से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ऑफ कोर्स जियान उसे फॉलो कर रहा था। ऑल्दो लिनियन को सिटी की आउटलाइन दिखाई दे गई थी लेकिन उसे कम से कम 20 मिनट और ट्रैवल करना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली एक एनॉर्मस सिटी उसके सामने अपीयर होती है। दोनों ही लोग आसमान से नीचे आके उस स्काई मेपल सिटी में एंटर करते हैं। सिटी में एंटर करने के बाद जियान सीधा वर्म होल के पास नहीं जाता बल्कि वो जाता है सिटी के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में। जियान बहुत सारे पैसों को उड़ा के 3 तरीके की बीस्ट फ्लेम को अक्वायर करता है। इस तरीके की बीस्ट फ्लेम्स को बीस्ट की बॉडी से अक्वायर किया जाता था। इनकी स्ट्रेंथ कुछ खास पावरफुल नहीं होती। इवन कई फ्लेम्स इतनी वीक होती हैं जो दुखी से बनी फ्लेम्स को भी टक्कर नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स हमें मैजिकल बीस्ट के लेवल को भी देखना होगा। ऑफ कोर्स जो बीस्ट फ्लेम फाइटिंग मैजिकल बीस्ट की बॉडी से एक्वायर करी जाती थी उनकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती थी। जिसका एक एग्जांपल फेंगचिंगर की वो ब्लैक फ्लेम है। अगर कहीं हेवन डीमन फीनिक्स टाइप के कुछ ओल्ड डीमंस अपीयर होते हैं तो भले ही जिन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से अनलीश कर दे तभी वो दूसरी पार्टी को सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये गैप उनकी स्ट्रेंथ का है। जब जियान बीस्ट फ्लेम को लगातार इकट्ठा करता है तो लिनियन भी देख के सरप्राइज हो गया था। लेकिन जब जियान खुद से ही कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहता था तो वो भी फालतू में इंक्वायरी नहीं करता। जब जियान की जरूरत की चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो जियान की टोली जाती है स्काई मेपल सिटी के सेंटर पे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियान को। अभी वो स्काई मेपल सिटी के सेंटर पे खड़ा हुआ था। उसके सामने होता है 1000 फुट बड़ा वर्म होल। इसे देख के जियान एक डीप ब्रेथ लेता है। ऐसी भयानक सी चीजों को सिर्फ सेंट्रल प्लेन्स में ही देखा जा सकता है। जियान के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देख के लिनियन एक्सप्लेन करता है स्काई मेपल सिटी के वर्म होल को 2 एलीट दोजन ने मिलकर क्रिएट किया था। ये वर्म होल बहुत ही स्टेबल है। इतने सालों को यूज करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी स्टॉर्म अपीयर नहीं हुआ है। इसी वजह से स्काई मेपल सिटी में इतना ह्यूमन ट्रैफिक है कि आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में कोई और सिटी से कंपेयर नहीं करी जा सकती। फाइनली ये बात सुन के जियान को समझ में आता है। वो कहता है 2 दोजन ना तभी मैं कहूँ। अभी तक वो जितने दोजन से मिला है उन्हें एक हाथ से ही काउंट किया जा सकता है। बेसिकली उन्हीं की बात हो रही है जिन्हें जियान ने कुछ दिनों पहले विंड माउंटेन्स में देखा था। इस लेवल की स्ट्रेंथ प्रीवियस जियान के लिए बहुत दूर की बात थी। लिनियन अपने हाथ को वेव करके सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने लगता है। वो कहता है हमें जल्दी जाना होगा। हम पहले काफी लेट है। अगर और देरी करी तो ये फिर बंद हो जाएगा। 2 लोगों के जाने की एक्सपेंसिव फीस को पे करके ये दोनों वर्म होल में एंटर कर चुके थे। लिनियन अपनी स्टोर रिंग से एक छोटी सी बोट को बाहर निकालता है। फाइनली वो एंटर कर गई थी वर्म होल में। ऑफ कोर्स जियान ने इस चीज को पहले ही देखा था। ये एक स्पेस बोट थी जिसका यूज करके वर्म होल में ट्रैवल किया जाता है।
जब जियान की टोली सेंट्रल प्लेन्स में अराइव हुई थी तो इन लोगों ने ऐसी स्पेस बोट का यूज किया था, लेकिन इस बोट को देखने से ये बात क्लियर हो जाती है कि लिनियान की इस बोट की क्वालिटी कुछ ज्यादा हाई नहीं है, ये काफी सिंपल लगती है। जब लिनियान जियान की रिएक्शन को देखता है तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वो इमीडिएटली खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है स्पेस बोट की प्राइस बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, भले ये चीज काफी सिंपल और क्रूड लग रही हो, लेकिन इसे खरीदने के लिए मुझे टोटल 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को यूज करना पड़ा था। उन 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को एक्वायर करने के लिए मैंने एक लेवल 6 के बीच से फाइट करी थी, जहाँ पे मेरी जान की बाजी लग गई थी। लेकिन यहाँ तक बोलते बोलते लिनियान एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है ही जब मैंने उन दोनों 6 लेवल के मैजिकल बीस्ट को मार दिया था तब लकीली मुझे केव मिली थी। जिस एजिलिटी 2 टेक्निक को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैंने उसी जगह से ऑब्टेन करी है। भले ही मैं जब इसे यूज करता हूँ तो ये काफी अगली दिखती हो, लेकिन इस एजिलिटी 2 टेक्निक का लेवल है डी क्लास मिडिल लेवल। लगता है लिनियान का ये एनकाउंटर काफी यूनिक था। जियान ने भी लिनियान की टेक्निक को देखा था, इस वजह से वो भी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी इस टेक्निक का नाम क्या है? ऑल्दो ये थोड़ी अगली थी लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। ये सुन के लिनियान के चेहरे पे एक एम्बेरेस्ड एक्सप्रेशन आ गया था। वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है बैट डक डॉजिंग फायर स्टेप। जिस तरीके से 2 टेक्निक यूज करी जाती थी इसका नाम भी कुछ इसी तरीके का था। जियान सामने की लाइन को देख के एक बार नोट करके बोलता है ये एजिलिटी 2 टेक्निक काफी अच्छी है। इस 2 टेक्निक की एबिलिटी के साथ इवन कुछ लेवल 6 के 2 हुआंग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सुन के लिनियान जियान के पास आता है। वो हंसते हुए प्राउड आवाज में बोलता है इस बैट डक डॉजिंग फायर स्टेप का एक मैचिंग की मेथड भी है जिसका नाम है फायर बैट मेथड, लेकिन ये बस डी क्लास लो लेवल का है। ही मैं इतने कम टाइम तक यहाँ तक पहुंच पाया हूँ ये इस फायर बैट मेथड की वजह से ही हो पाया है। ये बात सुन के जियान हंसने लगता है, लेकिन वो मन ही मन में साय कर रहा था। अभी उसका फ्लेम मंत्रा भी डी क्लास लो लेवल पर अटक चुका है। जब वो 2 हुआंग क्लास में था तो इस तरह का ची मेथड उसके लिए काफी था, लेकिन अब वो एडवांस हो चुका है 2 जोंग क्लास में। उसके ची मेथड की रिक्वायरमेंट्स भी काफी हार्श हो चुकी हैं। लगता है उसे ची मेथड के लेवल को जल्दी से इंक्रीज करना होगा। जियान अपने मन ही मन में कहता है मैं बहुत जल्दी पिल रीजन में एंटर करने वाला हूँ, इस वजह से मुझे बहुत जल्दी कुछ आइटम्स को प्रिपेयर करना होगा। सबसे मुझे उस फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना जितनी मेरे पास वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम बची हुई है उससे मैं फायर एक्सटर्मिनेशन लोटस को बस एक ही बार परफॉर्म कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए अभी काफी नहीं है। ऑल्दो जियान 2 जोंग क्लास में एडवांस हो चुका है, लेकिन एक ऐसे लेवल का ट्रम्प कार्ड जो कि फेटियन जैसे ओल्ड डीमन को मार सके वो उसके पास एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस ही है। इस वजह से जियान को इसकी पहली तैयारी करनी होगी। पिल रीजन सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल पार्ट में वहाँ पे कई ऐसे फैक्शंस हैं जो कि पिल टावर से वीक नहीं है। अगर वो उस जगह पे सरवाइव करना चाहता है तो उसके पास कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड्स होने चाहिए जिससे वो लगातार आगे बढ़ सके। जब जियान के दिमाग में थिंकिंग चल रही होती है तब तक उनका टर्न भी आ जाता है। ये दोनों फाइनली वर्म होल में एंटर कर गए थे। एक स्पेशल फ्लक्चुएशन अपीयर होती है और ये दोनों डिसअपीयर हो गए थे। हमें सीन दिखाया जाता है वर्म होल के अंदर का। इस डार्क ब्लैक स्पेशल टनल के अंदर दोनों साइड 2 स्पेशल वॉल्स थी जिन्हें स्पेशल स्ट्रेंथ से क्रिएट किया गया है। अगर किसी की नजर इन वॉल्स को क्रॉस करके बाहर जाती है तो उसे एकदम एंडलेस डार्कनेस दिखाई देगी। इस तरीके की डार्कनेस है जिसका कोई छोर नहीं है। अभी बोर्ड के सामने बैठा हुआ होता है लिनियन, जिसके पीछे होता है जियान। लिनियन स्पेस बोर्ड को लगातार कंट्रोल कर रहा था। इनके आसपास भी कई सारी स्पेस बोर्ड्स होती हैं जिनमें अलग अलग लोग जा रहे होते हैं। क्योंकि इनके साथ इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे तो ये क्वाइट टनल इतनी लोनली नहीं लगती। इनके कानों में लोगों के हंसने की और चैट करने की आवाजें जाती हैं। जब स्पेस बोर्ड सही ट्रैक पे आ जाती है तो लिनियन पीछे मुड़ के बोलता है हमें इस पूरे वर्म होल से पास होने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। मैं इस बोर्ड को कंट्रोल करता हूँ, तुम तब तक रेस्ट कर सकते हो। लिनियन के इस ऑफर को जियान रिजेक्ट नहीं करता। हम उसे नोड करते हुए देखते हैं। कोइंसिडेंटली फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए उसे 1 महीने की जरूरत है। उसके एक इशारे पे सामने क्रिम्सन स्क्रॉल आ जाता है। इसमें से एक हल्की सी हीट एमिट हो रही थी। नेचुरली ये वही फ्लेम क्रिएशन स्किल है जिसे जियान डीमन फ्लेम वैली में से ऑब्टेन किया था, जो पुरानी फ्लेम क्रिएशन स्किल थी। अगर कोई उसका यूज करके लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को क्रिएट करना चाहता है तो वहाँ पे 3 लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन जो स्क्रॉल जियान के हाथ में उसे ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने कई सालों तक अल्टर किया था। अब इसमें 3 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को क्रिएट करने के लिए अब लाइफ फोर्स का भी एग्जॉस्शन नहीं होगा। अब इसका ग्रेड ओरिजिनल स्किल से काफी हायर हो गया था। एटलीस्ट ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की इस एबिलिटी से जियान भी सरप्राइज हो गया था। 1-2 टेक्निक को इम्प्रूव करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। हम जियान को स्क्रॉल को ओपन करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसमें एंटर करती है। तुरंत ही काफी ज्यादा अमाउंट में इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में एंटर करती है। नेचुरली ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस फ्लेम क्रिएशन स्किल का ट्रू ट्रेनिंग मेथड था। खैर जब तक जियान अपनी आंखें बंद करके इस फ्लेम क्रिएशन स्किल को स्टडी कर रहा था, लिनियन के प्रिसाइज कंट्रोल की वजह से ये स्पेस बोर्ड भी सही तरीके से ट्रैवल करती रहती है। इसका एग्जिट होता है सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल में। ये एक ऐसा रीजन था जो कि नॉर्दर्न रीजन से काफी ज्यादा अट्रैक्शन को पोजेस करता था। इसी के साथ क्लोज होता है हमारा ये वाला एपिसोड। फाइनली बैटल थ्रू द हेवंस का नॉर्दर्न रीजन वाला आर्क खत्म होता है। ऑफ कोर्स इसके बारे में फ्यूचर में भी बात करी जाएगी, लेकिन पिछला आर्क जियान की कल्टिवेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यहीं पे पहली बार जियान ने सेंट्रल प्लेन्स में अपना पैर रखा था। नेक्स्ट एपिसोड में जियान एंटर करेगा सेंट्रल
प्लेन्स के मिडिल रीजन में, लेकिन उससे पहले वो रिफाइन करने वाला है बीस्ट फ्लेम को। बीच में आपके लिए कई सरप्राइजेस भी वेट कर रहे होंगे, तो फिर उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। खैर ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर लिखना। साथ ही में तुम अपने सजेशंस को भी शेयर कर सकते हो। जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में ऐसा कंटेंट तुमसे मिस नहीं होगा। इसका आज का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा। अगर इससे पिछले वाला पार्ट तुमने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो तुम लेफ्ट में क्लिक करके। राइट में मैं चिपका दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को, ऑफ कोर्स जब वो रिलीज होता है। तो फिर हम मिलते हैं वीडियो को इस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।